हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ पर हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी लोग जल्द से जल्द आ जाएं। इससे पहले हमारी यूपी जेल वार्ड का जो सीरीज चलाई जा रही है प्रैक्टिस सेट की, तो वहाँ पर आज हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हिंदी के हमारे दो प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है। रीजनिंग के तीन प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यूपी जेके की प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और जीके के सभी के प्रैक्टिस सेट। चार क्लासेज यहाँ पर डेली प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यूपी जेल वार्डन फायरमैन का जो एग्ज़ाम आपका 19 या 20 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है। एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है आपको, हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है और यूपी जी के और जी के चार प्रैक्टिस सेट यहाँ पर रोज़ाना आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो सभी प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट यहाँ पर जेल वार्डन के नाम से बना दी गई है चैनल पर। तो आप चैनल पर जाकर वो सभी वीडियो वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। तो देर न करते हुए आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तीसरा प्रैक्टिस सेट आज है, तीसरा प्रैक्टिस सेट। और रीजनिंग यूपी जी के की क्लासेज यहाँ पर हो चुकी हैं, वो जाकर आप सीधे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक और बढ़िया बढ़िया तरीके से आपके क्वेश्चन को जो प्रीव्यू ईयर में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो ये आपकी जो तैयारी हो काफ़ी अच्छी हद तक हो सकेगी। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए सूरदास, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाए क्या हो जाएगा। तो कामायनी महाकाव्य के जो रचयिता हो वो कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। इनकी अगर और रचनाओं की बात करें तो इनकी बहुत सारी रचना है, जैसे आपकी कानन हो गया, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर, प्रेम, पथिक। तो इनकी जो हैं और चित्राधार, बहुत सी रचनाएं हैं जो हैं ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो जल्दी जल्दी से इसको बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? स्वर्णधुली, लोकायतन, युगवाणी, चिदम्बरा। तो बताइए यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिदम्बरा। चिदम्बरा पर जो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन और पूछता है कि ये सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर किस सन में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1961 में जो है सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी आप इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा चिदम्बरा 1961। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सूरसागर जो है ब्रज भाषा की रचना है। सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। तो किसके द्वारा जो है की गई थी? सूरदास। कौन है? सूरदास के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर सी तीसरे का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन चौथे की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत लिखी? वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? ऑप्शन है सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। फटाफट जल्दी से बताइए। वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर क्लिक करिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। चार का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में निकलने वाली 1 मिनट। भारतेंदु भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग है। ऑप्शन, सॉरी गाइज, ये ऑप्शन यहाँ पर कुछ मिसमैच हो गए। पहले वाले क्वेश्चन के ऑप्शन दूसरे में भी हो गए। चलिए फिर भी हम इसका आंसर बताएंगे। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग है। तो भारतेंदु युग में जो है दो पत्रिकाएं निकली थी। कौन? एक थी आपकी कवि वचन सुधा। कौन? कवि वचन सुधा। और एक थी आप हिंदी प्रदीप। कौन? हिंदी प्रदीप। ये जो है भारतेंदु युग में निकलने वाली दो पत्रिकाएं थी, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप।
इसके कवि वचन सुधा के जो संपादक थे वो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप के जो थे वो थे संपादक बालकृष्ण भट्ट। कौन? बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने 1877 में इसका संपादन किया था और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा का 1867 में संपादन किया था। ये सभी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आने वाले एग्जामों में सभी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कहा जाता। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन दे। पहला देखिए, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। दूसरा, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना। सैकड़ों लोग मारे गए, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। तो बताइए इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले देख, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो क्या है? निश्चित है और संख्यावाचक है। संख्या क्या है? 2 है, और निश्चित है कि 2 किलो ही चाहिए। तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि निश्चित और संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना। 1 किलो क्या है? संख्या है ना? तो यहाँ पर निश्चित है कि 1 ही किलो आम लाना है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और चौथा दिया गया डी वाला, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। कितनी? 50 ग्राम। एक निश्चित है कि 50 ग्राम ही डालना, कम न ज़्यादा, तो ये भी हमारा निश्चित है। ऑप्शन नंबर सी में जब देखेंगे, सैकड़ों लोग मारे गए, तो सैकड़ों लोग मतलब कोई गिनती नहीं है, सैकड़ों लोग मारे गए, तो यहाँ पर कोई क्लियर निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, सैकड़ों लोग मारे गए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का दौड़ता है, किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो संज्ञा आपको सभी को होता है, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक। क्योंकि लड़का जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में जो है संपूर्ण जाति है ना, संपूर्ण जाति या समुदाय का जब बोध होता है तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। तो संपूर्ण लड़का पूरी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे लड़का हो गए या लड़की है, तो लड़की, अगर लड़की का कोई नाम होगा तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक होगा, है ना। या जानवर हो गए या पशु या पक्षी या आदि कुछ भी हो गए तो वहाँ पर सीधे जातिवाचक संज्ञा होगी। अगर पशु पक्षी या लड़के लड़के का नाम होगा तो वहाँ पर कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष से कौन सा है? तो यहाँ पर बताना है आपको, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष से कौन सा है? तो आपको विशेष से बताने हैं कौन हो जाएगा। तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले एक उदाहरण देखें, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और तथा जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है ना। विशेषण की जो विशेषता बताता है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ पर किसकी विशेषता है? तो घर की। तो क्या बता रहा है कि विशेष क्या है? तो यहाँ पर घर हो जाएगा, आदमी हो जाएगा और वस्त्र हो जाएगा। तो यहाँ पर घर कैसा है बता रहा है? बड़ा है। आदमी कैसा है? छोटा है। वस्त्र कैसा है? नीला है। तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, घर, आदमी और वस्त्र। ये हमारे तीनों क्या हो जाएंगे? विशेष से हो जाएंगे। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित वाक्य में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? अकर्मक क्रिया वही क्रियाएं होती है जिसमें कर्ता और क्रिया हो, और जो सकर्मक क्रिया होती है, कर्ता कर्म क्रिया तीनों का जो है मिश्रण, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। तो बताइए इसका 9वें का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, मैं गेहूँ पीस पाता हूँ, यहाँ पर कर्ता
कर्म और क्रिया तीनों दी गई हैं। श्याम निबंध लिखता है, इसमें भी तीनों। राम मोहन कुरोला, इसमें पानी बरस रहा है, इसमें कर्ता और क्रिया कर्म का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? शुद्ध जन, शुद्ध गण, शुद्ध वृंद या शुद्ध वर्ग? तो देखिए, शुद्ध जन जब जोड़ेंगे, क्या शुद्ध जन, तो ये क्या हो गया? शुद्ध जन क्या हो जाएगा आपका? बहुवचन शब्द बन जाएगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। तो भूतकाल की कोई बात नहीं हो रही, भविष्य काल की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पर बहुत ढंग से करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? वर्तमान काल का जो है, वर्तमान काल की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, है ना। जैसे क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का वर्तमान काल में जो है होना या पाया जाता है, उससे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो इसका जो तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर 11वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, बताइए। तो यहाँ पर अगर भाव, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका भाववाच्य हो जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। कृतवाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला भाववाच्य। क्योंकि भाववाच्य के उदाहरण की अगर बात करें हम, तो जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर, जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है ना, भाव के अनुसार होती है, उसे जो है हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर कर्ता और कर्म के अनुसार भाव पर है, मुझसे उठा नहीं गया, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां। डा का उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन है नासिक, कंठोष्ठ, मूर्धन्य और कंठ तालव्य। तो जितने भी यहाँ पर व्यंजन होते हैं उन सभी को आपको कैसे याद करना है आपको मैंने बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखे तो पूरी क्लासेस सभी प्रैक्टिस लीजिए, वहाँ पर आप सभी को बताया कि कैसे कि इनको याद करना है। तो बताइए डा का जो है उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य। डा जो है वो मूर्धन्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 13वें का ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। जिसकी पूर्व से कोई भी आशा ना हो उसके लिए एक शब्द है, उसके लिए क्या हो जाएगा बताइए? अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व में कोई भी आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। अगर यहाँ पर अनाहूत की बात करें तो जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? अनाहूत कहते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोधूम शब्द का तद्भव शब्द है। गोधूम शब्द का तद्भव शब्द है, बताइए। तो यहाँ पर गोधूम शब्द के तद्भव की बात करें तो गोधूम का जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गेहूँ। कौन सा? गेहूँ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, गोधूम का तद्भव या गेहूं का तत्सम शब्द क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। टेट के एग्जाम में तो हर बार यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी क्वेश्चन आप नोट डाउन करते हुए याद करते हुए चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप क्या है? तो ऑप्शन दिए शीशा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए? तो शीर्ष का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शीर्षक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर 16वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी है? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर आपको बताना है क्या शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही लिखा है, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित। तो सभी में देखिए अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित ये भी नहीं, ये जो आपका है अनुग्रहित, इस प्रकार से अनुग्रहित, इस प्रकार से जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी शब्द है तत्सम तेजस या शंकर। तो बताइए इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। रेलगाड़ी शब्द जो आपका है वो है आपका शंकर का। दो शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द को शंकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकर शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द हो गया आपका रेल और एक हो गया आपका गाड़ी, इसलिए यहाँ पर शंकर शब्द हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में ज़्यादा पूछा जाता है। तो बताइए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। तो भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में किया गया? तो किसका किया गया? उर्दू, सॉरी हिंदी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 19 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20वां है। अधगर गगरी, अधगर गगरी छलकत जाए, इस वाक्य इस मुहावरे के लिए वाक्य बताइए। अधगर गगरी छलकत जाए। ऑप्शन देंगे, फूटी हुई गगरी में जल टपकता है, बिल्कुल नहीं। आधे जल से भरी गगरी छलकत जाती है, ये भी कोई नहीं हुआ। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है ना। अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे के लिए वाक्य बताइए। तो यहाँ पर कम जो गुण वाला होता है वो दिखावा बहुत ज़्यादा करता है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल मुहावरेकार सही हो जाए। आधे जल से भरी गगरी नहीं ले जानी चाहिए, ये भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। कम गुण वाला व्यक्ति व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। आधे क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21वां है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दिए गए शब्दों में विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो बताइए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है लड़का, कुर्सी, पेड़ और शेर। तो इनका जब स्त्रीलिंग पुल्लिंग को आप किसी वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो आसानी के साथ आपको पता चल जाता है कौन सा स्त्रीलिंग है या कौन सा पुल्लिंग। तो बताइए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाए। तो यहाँ पर अगर बात करें लड़का जैसे दौड़ता है तो क्या है, या लड़का होता है तो क्या हो जाएगा, इसका पुल्लिंग हो जाएगा। पेड़ होता है, शेर दहाड़ता है, तो सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। कुर्सी क्या होती है ना, होता थोड़ी कुर्सी होता है नहीं कहेंगे ना, कुर्सी होती है, इसलिए यहाँ पर होती है तो यह क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। यही पूछा है कि स्त्रीलिंग कौन सा है। 21 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे अगला क्वेश्चन, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पर परिषद जो होती है इसमें भी सभा लगती है, बैठक होती है, महावर्तन होता है, सभी क्या हो जाएंगी, ये सभी सभा के पर्यायवाची हो जाएंगे। सम्मिलित जो होगा ये यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, सम्मिलित सभा का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23वां। चौराहा शब्द में समास है, चौराहा शब्द में समास है। तो कर्मधारय समास की बात करें तो पहला पद विशेष होता है, दूसरा पद विशेष से होता है। पहला पद जो है, दूसरा पद पहले वस्तु की विशेषता बताता है कि कैसा है। द्वंद्व समास में दोनों क्या होते हैं, पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। अव्ययभास पहला पद अव्यय होता है और पहला पद प्रधान होता है। तो अगर हम बात करें चौराहा की, तो चौराहा में आपका संख्यावाची होता है। द्विगु समास में कौन सा, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद संज्ञा होता है, वहाँ पर जो है द्विगु समास होता है। तो क्या हो जाएगा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। तो यहाँ पर चार जो है संख्यावाची, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23वें का सी वाला बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, तो बताइए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निधन कपट। निधन कपट, निधन कपट। अगर इसमें हम संधि की बात करें तो यहाँ पर विसर्ग चिन्ह का प्रयोग हो जाए, वहाँ पर आपका विसर्ग संधि हो जाती है। कौन सी? विसर्ग संधि। यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। जुगुप्सा का आपको स्थायी भाव बताना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विभत्स रस। विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका जुगुप्सा। अद्भुत का हो जाएगा आपका आचार्य। रौद्र का हो जाएगा आपका करुणा, सॉरी रौद्र का हो जाएगा आपका क्रोध, और करुण का हो जाएगा आपका शोक। तो ये सभी चीज़ें आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अत्यंत उपसर्ग जो है कि शब्द के पहले और प्रत्यय जो है कि शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर पहले की बात करें उपसर्ग की, तो यहाँ पर अगर इसको हम कहेंगे तो अतिधन, अंत आपका हो जाएगा अत्यंत। क्या हो जाएगा? अत्यंत। तो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? अति। अति कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा में कौन सी संधि है? तो अगर इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यश धन, यश धन दा। यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग हो जाए, वहाँ पर कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी, 27वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आंशिक शब्द में प्रत्यय है। आंशिक शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पर अगर हम करेंगे इसकी तो अंश धन इक, तो क्या हो जाएगा? आंशिक। तो यहाँ पर एक प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो बताइए कौन सा रूप है। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप आपका कौन सा हो जाएगा? खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर डी, 29 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस प्रैक्टिस सेट के, आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन होगा। आज के प्रैक्टिस में टोटल 30 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए थे। तो बताइए कि पाहन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पाहन शब्द का पर्यायवाची शब्द है, बताइए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पाहन शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पत्थर। क्या हो जाएगा? पत्थर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 30वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। तो आप बताइएगा कि टोटल 30 क्वेश्चनों में आपने कितने सही किए, कमेंट करके बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन कर देगा, जिससे जो भी नई वीडियो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और सपोर्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी जेल वार्डन फार्म कैन का जो 19 या 20 दिसंबर को एग्ज़ाम है, उसके लिए यहाँ पर सभी क्लासेस के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। रीजनिंग का, और एक हिंदी, यूपी जीके, और एक जीके मिक्स का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, 4 प्रैक्टिस सेट डेली यहाँ पर आप लोगों के लिए कराए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कुल टोटल कितने क्वेश्चन सही है, और या भी जो भी कमी है उसको आप कमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुंचा दें, जिससे आगे हम सुधार करने की कोशिश करें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। सभी प्रैक्टिस सेट आज के हो चुके हैं। सीधे प्लेलिस्ट वहाँ पर बना दी गई, यूपी जेल वार्डन रीजनिंग, यूपी जेल वार्डन हिंदी, यूपी जेल वार्डन जीके, यूपी जेल वार्डन यूपी जेके, सभी की प्लेलिस्ट वहाँ पर बना दी गई है। आप जाकर सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट में देखेंगे, सभी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज, सीरियल वाइज। आप सभी वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम जो चैनल है,
टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी इस क्लासेस के रिवाइज के लिए पीडीएफ हम प्रोवाइड कराते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।